Good morning to all of you. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? ठीक है। कल जो पढ़ाया था वो रिवाइज किया आपने? यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम? सर डेबिट नोट पे। डेबिट नोट में किसको प्रॉब्लम है? सर पायल। पायल, ओके। क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोलो। डेबिट नोट मैंने आपको बताया था डेबिट नोट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट हम कब इश्यू करेंगे? बीइंग अ परचेजर, अगर हम एक परचेजर हैं तो अगर हमारी जो गुड्स हमने परचेज की हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर वो हमारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हैं, या गुड्स हमें जो डिलीवर हुई हैं वो गुड्स डैमेज थी, या मान लो हमने यूनिट्स मंगवाई थी 50,000 यूनिट्स और सप्लायर ने डिलीवर कर दी 60,000 यूनिट्स और उसके अकॉर्डिंग उसने बिल बना के भेज दिया हमें, उसके अकॉर्डिंग ही उसने इनवॉइस जनरेट कर दिया, जिसे हम बोलते हैं बिल। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर the document will be known as invoice and from the point of view of purchaser the document will be known as bill। ठीक है, तो जो गुड्स हमारे पास डैमेज आ गई या एक्सेसिव क्वांटिटी में आ गई या हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो गुड्स हम सेलर को रिटर्न करेंगे। बोलो, वो गुड्स हम सेलर को रिटर्न करेंगे। मान लो हम हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने हमें गुड्स डिलीवर की थी। मिस्टर वाई है सेलर और हम है परचेजर। हमने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज की थी, तो मिस्टर वाई के अकाउंट को हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर होगा मिस्टर वाई हमारा। मान लो हमने गुड्स परचेज की थी बाय परचेज अकाउंट। सर एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट, जब हम गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, तो मिस्टर वाई का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज से। मिस्टर वाई का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज से। अब आउट ऑफ दिस 1 लाख रुपीज, आउट ऑफ दिस गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, 20,000 के गुड्स हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। 20,000 रुपीज के गुड्स, कोई भी रीज़न ले लो, गुड्स डैमेज हैं या हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है या एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर हमें डिलीवर हो गए हैं, तो हम 20,000 के गुड्स जब मिस्टर वाई को रिटर्न करेंगे तो वाई अकाउंट डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे? मिस्टर वाई फिर हमें 1 लाख रुपीज़ थोड़ी ना देने मिस्टर वाई को, फिर तो हम 80,000 रुपीज़ ही देंगे ना, अगर हम उनको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। बोलो। यस सर। तो 20,000 रुपीज़ हम लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर और हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। अभी जर्नल एंट्री पे मत जाना कि ये परचेज रिटर्न क्या चीज़ है, ये चीज़ें आप लोगों को समझाई हुई नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू परचेज रिटर्न अकाउंट और 20,000 के गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए। अलॉन्ग विद दीज गुड्स ऑफ वर्थ ₹20,000 हम मिस्टर वाई को एक डेबिट नोट भी इशू करेंगे स्पेसिफाइंग द रीज़न फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, specifying the reason for the return of goods and with reference to the bill issued by Mr. Y to us। हम उस बिल का रेफरेंस भी देंगे कि on that particular date wide this bill number goods worth ₹1 lakh were delivered to us। यानी हम कौन है? मिस्टर एक्स, हमें डिलीवर की गई थी। आउट ऑफ दोज goods worth ₹20,000 are not according to our specification, so we are returning these goods and we are debiting your account by ₹20,000 for which debit note is being issued by us। तो हम मिस्टर वाई को क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। ये बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट मत रखना बेटा। अब मिस्टर वाई की बुक्स के अंदर देखो, मिस्टर वाई की बुक्स में मिस्टर वाई ने जब हमें गुड्स सेल की थी तो हम मिस्टर वाई के क्या थे? कस्टमर। तो वाई की बुक्स में हमारा अकाउंट मिस्टर एक्स अकाउंट, यहाँ पर था मिस्टर वाई अकाउंट। जब मिस्टर वाई ने हमें गुड्स सेल की थी तो वो क्या लिखेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। 1 लाख के गुड्स मिस्टर एक्स ने रिसीव किए, 1 लाख रुपीज उसने हमें डेबिट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया? 1 लाख के गुड्स हमें सेल किए तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री पे मत जाओ,
अभी जो रूल्स आपको समझाए थे मैंने डबल एंट्री सिस्टम में, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, एक्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर 1 लाख रुपीज़, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, यस और नो, सेल्स रेवेन्यू होती है, तो सेल्स अकाउंट नॉमिनल नेचर का हो गया तो क्रेडिट कर दिया मैंने सेल्स अकाउंट। अब इस 1 लाख की गुड्स में से अगर कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है 20,000 रुपीज़ की गुड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न्स, बाय सेल्स रिटर्न्स, ठीक है ना। और क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या इशू किया था, डेबिट नोट, यस और नो, डेबिट नोट इशू किया Yes, था, sir. तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, सिंपल सी बात है, क्रेडिट नोट इशू करेगा। यानी मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को देगा क्रेडिट नोट, कहेगा कि आपने जो 20,000 के गुड्स हमें रिटर्न किए, फॉर दोज गुड्स वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट बाय ₹20,000, तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्लियर है? अभी कोई डाउट? No, sir. कोई कंफ्यूजन मत रखो, कंफ्यूजन होता है बार बार जाके बुक में पढ़ो, एग्जाम्पल बनाओ, ऐसे एग्जाम्पल बना लो 2% के एग्जाम्पल बना लो। बॉयज़ को दिक्कत आ रही है, लेखराज को दिक्कत आ रही है, तो लेखराज तुम एक तो खुद को बना लो कि एक तो पर्सन हो गया लेखराज और दूसरा पर्सन हो गया मिस्टर पांडे। गर्ल्स को दिक्कत आ रही है तो इशिका एक तुम अपना एग्जाम्पल ले लो और दूसरा पायल को बना लो। अब सोचो कि आपने गुड्स सेल की, हमने गुड्स सेल की, मान लो मैं कृष्णकांत शर्मा हूँ, मैंने आपको गुड्स सेल की, गुड्स आपको पसंद नहीं आई, आपने मुझे रिटर्न कर दी, तो आप मुझे क्या इशू करोगे, डेबिट नोट। भाई आप हो परचेजर, मैं हूँ सेलर, मेरी बुक्स में आपका अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आप मेरे डेटर हो, मैंने गुड्स आपको क्रेडिट बेसिस पे सेल की है और आपने मुझसे गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज की है, तो आपकी बुक्स में मैं क्या हूँ, क्रेडिटर, मैं क्या हूँ, क्रेडिटर। आप मुझे पेमेंट करोगे तो मैं आपकी लायबिलिटी हूँ, यस और नो। Yes, sir. तो अगर परचेजर को गुड्स पसंद नहीं आ रही है और वो सेलर को गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो परचेजर विल इश्यू डेबिट नोट। डेबिट नोट इश्यू करने से परचेजर की लायबिलिटी डाउन हो जाएगी। और जो सेलर है, अगर कस्टमर सेलर को गुड्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आप मेरे कस्टमर हो, आप मुझे गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो मैं आपके अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट करने के लिए मैं आपको क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा, क्रेडिट करने के लिए मैं आपको क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा, सिंपल सी बात है। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes. नहीं यार, नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारी पेइंग स्लिप। बेटा जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं या चेक डिपॉजिट कराने जाते हैं, तो बैंक में एक ऐसी स्लिप होती है, ऐसी लंबी स्लिप होती है और बीच में यहाँ पे डॉटेड डॉटेड एक लाइन होती है, देखिए क्या कभी। Yes, sir. Yes. आप जो डिटेल्स यहाँ पे भरते हो, जो डिटेल्स यहाँ पे भरते हो, यहाँ पे आपके कॉर्नर में सिग्नेचर आते हैं, सेम डिटेल्स आप यहाँ भी फिलअप करते हो, सेम डिटेल्स आप यहाँ भी फिलअप करते हो। आप चाहे कैश डिपॉजिट करा रहे हो, चाहे चेक डिपॉजिट करा रहे हो, सेम स्लिप ही यूज़ में आती है, सेम स्लिप ही यूज़ में आती है। अगर कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप कैश कॉलम में अमाउंट फिलअप करोगे, और अगर आप चेक डिपॉजिट करा रहे हो तो चेक कॉलम में अमाउंट फिलअप करते हो। तो जब आप डिपॉजिट कराते हो, कैश आप डिपॉजिट करा रहे हो, तो आप कैशियर के पास जाओगे, तो कैशियर आपसे ये पूरी स्लिप लेगा और साथ में जो कैश आप डिपॉजिट करा रहे हो वो अमाउंट आपसे लेके कलेक्ट करके और उसको काउंट करके चेक करेगा कि हाँ, कंफर्म करेगा, क्रॉस कंफर्म करेगा कि जो अमाउंट आप जमा करा रहे हो उतना ही अमाउंट है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो कोई देता भी नहीं है। वो कैशियर यही चेक करता है, कम तो नहीं है पैसा, ठीक है सर, दे दिया हमने कैशियर को। जब कैशियर चेक कर लेता है, क्रॉस चेक कर लेता है कि कैश भी पूरा है और ये जो पेइंग स्लिप है ये भी आपने प्रॉपरली फिलअप कर रखी है,
तो यहाँ पर कैशियर एक राउंड स्टैंप लगाता है बैंक की, और कैशियर अपने सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर ऑफ द कैशियर, सिग्नेचर ऑफ द कैशियर, ये यहाँ पर आते हैं। और सिग्नेचर हमारे यानी सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, वो यहाँ पर आते हैं। तो कैशियर इस पार्ट को यहाँ से फाड़ता है, पेइंग स्लिप को यहाँ से फाड़ता है, ये पार्ट तो कैशियर अपने पास रख लेता है, और ये पार्ट राउंड स्टैंप और सिग्नेचर करके हमें रिटर्न करता है। तो ये पार्ट तो हमारी रिकॉर्डिंग के काम आ जाएगा, हम घर पे लाएंगे और इसके बेसिस पे अपनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे बुक्स में, और ये पार्ट बैंक के रिकॉर्ड में रह जाता है, बैंक उसके बेसिस पे अपनी बुक्स में जो एंट्रीज हैं वो रिकॉर्ड करेगा। बोलो समझ में आ गया पेइंग स्लिप? Yes, sir. अगर पेइंग स्लिप अगर कभी देखी नहीं है तो अपने घर के पास में जो भी नियरेस्ट ब्रांच है किसी भी बैंक की हो, पीएनबी, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, जो भी, एक्सिस बैंक, और बताओ सर एक्सिस बैंक, और कौन सा है भाई, एयू स्मॉल बैंक, Bank of Baroda. बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब पंजाब पीएनबी बोल तो दिया मैंने। तो कितने सारे बैंक हैं, कोई ना कोई ब्रांच तो होगी, वहाँ जाना और देखना। जैसे ही आप एंटर करोगे रिसेप्शन के पास में पेइंग स्लिप का एक बुकलेट पड़ी होगी, उसमें से 2-3 पेज फाड़ के अपने साथ ले आना। सर कोई मना करेगा तो, अरे कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता, आराम से उसको पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, वही पेइंग स्लिप होती है, वही पेइंग स्लिप होती है। तो देखो पेइंग स्लिप, दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। मनी चाहे आप कैश में डिपॉजिट करा रहे हो, चाहे आप चेक से डिपॉजिट करा रहे हो। ईच पेइंग स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल मतलब ये तो पूरी पेइंग स्लिप है, इसका हाफ पार्ट या लेस देन हाफ पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं, इस हिस्से को, इस आधे हिस्से को भी काउंटर फॉइल बोलते हैं, और बाकी पार्ट को भी काउंटर फॉइल ही बोलते हैं। तो इस पेज के 2 हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डॉटेड लाइन होती है जहाँ से इसको हम टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ईच पेइंग स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। बोलो समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट टर्म है चेक। नेक्स्ट टर्म है चेक। चेक के दर्शन किए हैं क्या कभी? Yes, sir. बहुत सर, बहुत। बहुत, अरे क्या बात है। क्या होता है चेक? चेक क्या होता है सर? चेक की साइज भी कुछ पेइंग स्लिप की तरह ही होती है, लेकिन चेक इज नॉट अ पेइंग स्लिप, चेक इज अ ऑर्डर। चेक क्या है? चेक इज अ ऑर्डर बाय द पर्सन हु इज ड्रॉइंग अ चेक टू द बैंक। ऑर्डर किसको कर रहा है वो पर्सन? बैंक को ऑर्डर कर रहा है टू मेक द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम टू द पर्सन विच इज हुज नेम इज स्टेटेड इन द चेक। मान लो चेक है, ये एक चेक है, यहाँ पे लिखा होता है ना पे, यस और नो? Yes, sir. तो मैं लिखता हूँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पे पायल मंगल, पे पायल मंगल। यानी मैं अपने बैंक को ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप पायल मंगल को पेमेंट करो। फिर यहाँ पर इन राइटिंग हमें अमाउंट फिलअप करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ ओनली लिख के, और फिर जो ब्लैंक स्पेस रहता है अमाउंट लिखने के लिए, उसके ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए ताकि कोई पर्सन वहाँ पे और कुछ ना लिख सके। और फिर यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखना होता है, तो यहाँ भी हम लिखते हैं 2000 रुपीज़। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट का नंबर होगा, वो बताएगा अकाउंट नंबर। मेरा यहाँ पर जो भी मेरा बैंक में अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर मैं अपने सिग्नेचर करूँगा, यहाँ पर मैं अपने सिग्नेचर करूँगा। और ये जो चेक है
मैं पायल मंगल को हैंड ओवर कर दूंगा। पायल मंगल इस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगी और मेरे अकाउंट से पैसा निकल के पायल मंगल के अकाउंट में चला जाएगा, बशर्ते कि ये चेक क्रॉस चेक हो। अगर क्रॉस चेक होगा तो केवल पायल मंगल के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर पायल मंगल को इस चेक का पैसा इन कैश ओवर द काउंटर ही रिसीव करना है, तो फिर मैं क्रॉस चेक नहीं बनाऊंगा, फिर मैं आपको दूंगा बियरर चेक या ऑर्डर्ड चेक। अब सर ये बियरर या ऑर्डर्ड क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी रहने दो। अभी तो बस चेक समझ लो। चेक क्या है, मैंने अगर मेरा बैंक कहाँ पर है, कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है, एक्चुअल में बताऊं तो यूनियन बैंक में मेरा अकाउंट है। डेट भी तो लिखते हैं बैंक में। हाँ बेटा लिखते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। यहाँ पर आता है डेट का बॉक्स यहाँ पर आता है, डेट, मंथ और ईयर, तीनों चीज़ें आती हैं उसमें। तो मेरा एक्चुअल में अकाउंट है यूनियन बैंक के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने बैंक को ऑर्डर कर रहा हूँ टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस पायल मंगल, और मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए। अब डिफरेंट टाइप्स के चेक्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। अब देखो चेक, अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। सर बियरर यानी होल्डर ऑफ द चेक, जो चेक को होल्ड करके खड़ा है वही बियरर है। जैसे मान लो अगर ये एक चेक है और मैंने इसको होल्ड किसने कर रखा है? सर आपने होल्ड कर रखा है। ये एक चेक है, देखो अब चेक की शेप ही आ गई। ये एक चेक है और ये मैंने होल्ड कर रखा है, तो आई एम द बियरर ऑफ दिस चेक, बशर्ते कि ये चेक बियरर चेक हो। अगर ये क्रॉस चेक है और अगर मेरी पॉकेट से गिर गया और किसी को मिल भी गया, तो क्रॉस चेक उसके किसी काम का नहीं है, वो उस चेक में स्टेटेड अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर बियरर चेक हो, यानी ऐसी क्रॉसिंग चेक के ऊपर नहीं की गई हो, ये क्रॉसिंग नहीं होगी तो ये नहीं दिखेगी। अभी ये चेक कौन सा चेक है? बियरर चेक। ये अभी एक बियरर चेक है। अगर ये मैं पायल मंगल को देता हूँ और पायल मंगल की पॉकेट से ये चेक भगवान ना करे सड़क पे गिर गया और किसी डिसऑनेस्ट पर्सन को मिल गया, तो पायल मंगल के चेक के बेसिस पे वो ये पैसा रिकवर कर सकता है बैंक के काउंटर से, क्योंकि बियरर चेक का पैसा ओवर द काउंटर इन कैश मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, आप इन कैश रिसीव कर सकते हो। और वहाँ पे जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो पूछेगा भी नहीं आपसे कि प्रूव करो कि आप पायल मंगल हो। नो, बियरर चेक है तो वो ओवर द काउंटर पेमेंट कर देगा आपको बिना कुछ पूछे आपसे। लेकिन अगर चेक क्रॉस्ड होगा, इसलिए ध्यान रखना, कभी देखना पापा मम्मी कभी भी चेक ड्रॉ करते हैं तो हमेशा कौन सा चेक बनाते हैं? क्रॉस चेक बनाते हैं, कभी भी बियरर चेक इशू नहीं करते। यस सर। क्रॉस चेक बनाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी है। यहाँ पर अगर आपकी जेब से चेक गिर भी गया और किसी और ने उसको फॉर्जरी करके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की और मान लो उसमें सक्सेसफुल भी हो गया, तो भी वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसा निकल के किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ये चीज़ सिस्टम में आ जाती है कि भाई हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ तो क्रेडिट किसके अकाउंट में हुआ। अब मान लो क्रेडिट हुआ मिस्टर एक्स के अकाउंट में, जो कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, उसने फॉर्जरी करके वो चेक का पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लिया, तो हम बैंक के ऑफिशियल से बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई बताओ मिस्टर एक्स का अकाउंट कौन सी ब्रांच में है, कौन सी सिटी के अंदर। वो फाइंड आउट करके फिर उस ब्रांच से कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि मिस्टर एक्स का हमें कांटेक्ट नंबर और इसका एड्रेस निकाल के दो आप। बैंक ब्रांच का मैनेजर मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुलिस केस है, तो वो एड्रेस भी देगा, कांटेक्ट नंबर भी देगा। हम पुलिस से कांटेक्ट करेंगे और उस एड्रेस पे जाके मिस्टर एक्स को क्या करवा देंगे? अरेस्ट करवा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा सेफर साइड होने के लिए हमेशा हमें क्रॉस चेक इशू करना चाहिए, बियरर चेक हमें कभी भी इशू नहीं करना चाहिए, रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब टाइप्स ऑफ चेक्स और भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अ चेक इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक, यहाँ पर मैंने यूनियन बैंक को ऑर्डर किया टू मेक द पेमेंट टू मिस पायल मंगल।
तो मैंने ड्रॉ किया है ये चेक, किस पे ड्रॉ किया? यूनियन बैंक के ऊपर। मैंने यूनियन बैंक को ऑर्डर किया टू पे अ स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम क्या है? 2000 रुपीज टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। या तो मैं बियरर को चेक दूंगा या फिर पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा है पायल मंगल, को चेक दूंगा। ठीक है। ईच चेक बुक हैज़ अ काउंटर फॉइल इन विच द सेम डिटेल्स एज एंटर्ड इन द चेक आर फिल्ड। जो चेक बुक होती है उसमें 20 चेक्स आते हैं। एक चेक बुक जो बैंक इश्यू करता है उसमें 20 चेक्स आते हैं, और चेक बुक के अंदर भी एक काउंटर फॉइल होता है जिसमें हम लिख सकते हैं कि ये चेक नंबर इस पर्सन को इतने अमाउंट का इस डेट के ऊपर इश्यू किया, और वो काउंटर फॉइल हमारे काम में आता है हमारी बुक्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. सर Yes, क्या sir. जो काउंटर फॉइल होता है वो क्या चेक के साथ अटैच होता है क्या? आंसर इज नो। काउंटर फॉइल कभी चेक के साथ अटैच नहीं होता। काउंटर फॉइल चेकबुक के अंदर एक सेपरेट पेज होता है। चेकबुक के अंदर एक सेपरेट पेज होता है काउंटर फॉइल, उसके ऊपर हम डिटेल्स फिलअप करते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल्स फिलअप करते हैं। द काउंटर फॉइल रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। स्पेसिमेन ऑफ अ चेक इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो आपको चेक का पूरा एक स्पेसिमेन ही मिल जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये देखो, अपनी पीडीएफ ओपन कर लो, या फिर यहाँ पर इतना क्लियर तो दिखेगा नहीं। अब ये चेक कौन से बैंक का है? सर ये फेडरल बैंक का चेक है, ये फेडरल बैंक का चेक है। ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये तो है डेट्स का, जो आप बोल रहे थे पांडे जी सर डेट भी तो होती है, तो ये डेट, मंथ और ईयर ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है पे, तो यहाँ पर हम या तो पर्सन का नाम लिखते हैं, यहाँ लिखा है देखो पे और बियरर, आगे लास्ट में लिखा है और बियरर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पे अंशुल, पे टू अंशुल और बियरर, तो मैं बैंक को ऑर्डर कर रहा हूँ कि या तो आप अंशुल को पेमेंट करो या बियरर को पेमेंट करो, यानी जो इस चेक को होल्ड करके लेके आ रहा है आपके पास उसको पेमेंट कर दो, बशर्ते कि ये चेक क्रॉस चेक ना हो। मैं क्रॉसिंग नहीं करूँगा। फिर अगर बियरर चेक बनाना है तो मैं कभी भी क्रॉसिंग नहीं करूँगा। और जो भी अमाउंट मुझे लिखना है, जो भी अमाउंट मुझे लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ के कॉलम में। यहाँ पे मैं लिखूँगा 5000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़, वॉट एवर जो मैं पे करना चाहता हूँ सामने वाले पर्सन को, 50,000 ओनली हमेशा लिखना चाहिए। और जो रिमेनिंग स्पेस है उसको सिंगल लाइन करके हमें यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई और फिगर कोई लिख ना पाए। यहाँ पर फिर हम अगेन न्यूमेरिक फॉर्म में 5000 लिख के, और यहाँ पर हम करेंगे अपने सिग्नेचर, और ये देखो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे नीचे जो तुम्हारे पास पीडीएफ है, यहाँ पर नीचे ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना स्टार्टिंग में, 6 डिजिट का जो नंबर है 007543, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ये क्या है? Yes. दिस इज योर चेक नंबर, ये आपका चेक नंबर है, दिस इज योर चेक नंबर। अगर कोई आपसे कहे, पापा मम्मी पूछे कि बेटा कौन सा चेक नंबर स्कूल में फीस के लिए डिपॉजिट करके आए हो, तो आप ये फर्स्ट 6 डिजिट सॉरी, ये जो फर्स्ट 6 डिजिट्स हैं ये आप अपने पापा या मम्मी को बताओगे कि पापा ये वाला चेक हम इशू करके आए हैं, ये चेक हम इशू करके आए हैं, डिपॉजिट करके आए हैं स्कूल के अंदर। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर अगर कोई बंदा गलती कर दे, यहाँ पर तो उसने लिख दिया 6000 रुपीज़, यहाँ पर तो लिख दिया 6000 रुपीज़ ओनली, 6000 ओनली, और यहाँ पर लिख दिया गलती से 60,000। यहाँ तो 6000 है, यहाँ लिख दिया 60,000। तो बैंक किसको सही मानेगा, न्यूमेरिक वाले को या वर्डिंग्स वाले को? बोलो, इस बात की नॉलेज है किसी पर्सन को क्लास में? No, sir. ध्यान रखना, वैसे तो बैंक ऐसा चेक लेने से मना ही कर देगा, आपको बुला लेगा वापस बैंक के अंदर कि इस चेक में आपने गड़बड़ी कर दी। लेकिन अगर मान लो आप कहते हो कि नहीं भाई जो भी गलती हो गई यही चेक रहने दो,
तो बैंक हमेशा वर्डिंग्स वाले अमाउंट को प्रेफरेंस देता है, 6000 ओनली। बैंक फिर 6000 का पेमेंट करेगा, 60 का नहीं करेगा। न्यूमेरिक वाले में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक ज़ीरो कम लगा दिया, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया। लिखना था 7 लिख दिया 8, लिखना था 6 लिख दिया 9, लिखना था 8 हो गया 0। ये गलतियां होने की चांसेस न्यूमेरिक में ज़्यादा होती हैं, वर्डिंग्स वाले में गलतियां होने की चांसेस बहुत कम होती हैं। इसलिए वर्डिंग्स वाले अमाउंट को प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिक। इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती, प्रेफरेंस वर्डिंग्स वाले को दी जाती है। बोलो समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ये आपके कंप्लीट हो गए आज श्योर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा और क्या श्योर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं? इन एडिशन टू द अबव, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वेजेस शीट। सर वेजेस शीट क्या होती है? जब हम फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए एक वेज शीट बनती है, जिसमें लेबर का नाम, उसकी डेली वेजेस, अगर वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो डेली वेजेस, और अगर वो मंथली बेसिस पे काम कर रहा है तो उसकी पर मंथ वेज क्या है, उसके वर्किंग आवर्स, ये सब स्टेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं वेज शीट। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं? जो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लेटर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। लेटर्स के थ्रू या मेल्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इनको भी श्योर्स डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, इनको भी श्योर्स डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो इन एडिशन टू द अबव, BR, BP, वेज शीट, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा ऑल्सो सर्व एज द श्योर्स डॉक्यूमेंट्स। श्योर्स डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स वो होते हैं जो दो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं। ये है ऑर्गेनाइजेशन X, ये है ऑर्गेनाइजेशन Y। X ने Y को गुड्स सेल किए, Y ने X से गुड्स परचेज किए, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट। और अगर केवल X ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो, अगर केवल X ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमारा X है, ये है ऑर्गेनाइजेशन X, अगर इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो उसको कहेंगे इंटरनल इवेंट। जैसे मान लो हमने यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है, इंस्टॉल कर रखी है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में जो डाउनफॉल आएगा ड्यू टू वियर एंड टीयर उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारी किसी असेट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है फिक्स असेट के ऊपर, तो ये क्या हो गया? इंटरनल इवेंट। बोलो समझ में आया? सेकंड चैप्टर में पढ़ाया भी था मैंने ये। यस सर। Yes, sir. तो वो कह रहा है कि श्योर्स डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनल इवेंट्स सच एज डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। दस देयर मस्ट बी अ श्योर्स डॉक्यूमेंट फॉर ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स whether the transaction is internal to the business organization or external to the business organization। बोलो क्लियर है श्योर्स डॉक्यूमेंट्स? Yes, यस sir. सर। नाउ अब हम पढ़ेंगे वाउचर्स, यानी श्योर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे क्या बनते हैं? वाउचर्स बनते हैं ना। यस सर। पढ़ाया था ना मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। श्योर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कौन करता है? ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द बिजनेस। और वाउचर कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वाउचर के ऊपर अकाउंटेंट भी सिग्नेचर करेगा और वाउचर के ऊपर ऑथराइज्ड पर्सन भी सिग्नेचर करेगा। यस और नो? Yes, sir. तो देखो वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने पढ़ाया था। अगेन वही चीजें आएंगी। देखो मीनिंग ऑफ वाउचर। ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा
तो सारी जो ट्रांजैक्शंस है फाइनेंशियल नेचर की, उनकी रिकॉर्डिंग केवल जर्नल बुक में ही कर लेगा वो, क्योंकि उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ लार्ज साइज का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, ये जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऑल 8 बुक्स मेंटेन करते हैं। दैट इज़ कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP एंड जर्नल प्रॉपर, ये सारी बुक्स मेंटेन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Vouchers are printed separately by all the firms in their own names. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से सेपरेट वाउचर्स प्रिंट करवाती है। दो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो वाउचर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स डिफरेंट होंगे और वाउचर के टॉप के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका एड्रेस ही आता है। यस और नो? Yes, sir. So vouchers are printed separately by all the firms in their own names. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited and to be credited. Vouchers are prepared by an accountant. Underline कर लेना, vouchers are prepared by an accountant and each voucher is countersigned by an authorized person of the business firm. यानी वाउचर्स प्रिपेयर कौन करेगा? अकाउंटेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से करना, प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंटेंट। और उसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए काउंटर साइन कौन करेगा? ऑथराइज पर्सन ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? जबकि श्योर्स डॉक्यूमेंट्स को कौन बनाता है? सर श्योर्स डॉक्यूमेंट तो बनाता भी ऑथराइज पर्सन है और सिग्नेचर भी ऑथराइज पर्सन ही करता है। श्योर्स डॉक्यूमेंट का अकाउंटेंट से कोई रिलेशन नहीं है। अकाउंटेंट ना तो बनाता है, ना ही अकाउंटेंट श्योर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करता है। डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कौन करेगा? ऑथराइज पर्सन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने ध्यान दिया हो तो कैश मेमो के ऊपर ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर कर रहा था, इनवॉइस के ऊपर ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर कर रहा था, पे इन स्लिप के ऊपर ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर कर रहा था, चेक के ऊपर ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर कर रहा था, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का स्पेसिफाइन देख लो, वहाँ पर भी ऑथराइज पर्सन ही सिग्नेचर कर रहा था। जाके अगेन चेक कर सकते हो स्पेसिमेन में कहीं लिखा हुआ है क्या सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट? क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। No, sir. नहीं ऑथराइज पर्सन ही सिग्नेचर करता है श्योर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है। अ सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच वाउचर, यानी वाउचर्स जो होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं एंड द रिलेटिव श्योर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर, यानी द श्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वाउचर is being created by the accountant, such a source document will also be attached with the voucher. उस source document को भी हम voucher के साथ attach करेंगे। बोलो बात आगे समझ में? Yes, sir. The vouchers are properly filed according to their serial numbers, यानी जो भी हम एक फाइल मेंटेन करते हैं उसमें सबसे पहले वाउचर नंबर फर्स्ट, फिर वाउचर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे उनको सीरियली नंबर्ड वाउचर सीरियल वाइज उस फाइल के अंदर फाइलिंग होंगे। क्यों सर ये फाइलिंग सीरियल वाइज क्यों होती है? जब हमारा ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रुथफुलनेस को चेक करने के लिए आता है कि वो आपने प्रॉपर वे में बनाई है या नहीं बनाई। ऑडिटर का काम ये नहीं है, क्लरिकल वर्क नहीं होता ऑडिटर का काम कि वो आएगा और आपके वाउचर्स को सीरियली पहले तो नंबर्ड करेगा और उसके बाद फिर वो चेक करेगा। बीइंग एन ऑडिटर, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट के लिए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट के लिए जाते हैं, हम जब वाउचर फाइल डिमांड करते हैं, अगर वो नंबर्ड नहीं होती तो हम टेबल पे वापस ऐसे ही रख देते हैं और अकाउंटेंट को बोलते हैं कि इसको सीरियली नंबर्ड, सीरियल वे में, सीरियल नंबर के फॉर्म के अंदर इनको पहले आप इनको अरेंज करो और फिर हमें ये फाइल हैंड ओवर करो। इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी टू अरेंज द फाइल अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। बात आ रही है समझ में? तो जो वाउचर फाइल होती है उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना इज़ द ड्यूटी ऑफ द अकाउंटेंट। अब वो सीनियर अकाउंटेंट है या जूनियर अकाउंटेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
तो द वाउचर्स आर प्रॉपरली फाइल्ड अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर्स सो दैट द ऑडिटर, ये देखो आगे लाइन, सो दैट द ऑडिटर में इजीली वाउच देम एंड दीज में ऑल्सो सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर। यानी अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हो गए, हमारे ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया या हम किसी के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, तो ये जो वाउचर्स हैं, ये क्या बनते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये हमारे एविडेंस बन जाते हैं, क्योंकि वाउचर्स सपोर्टेड किससे होते हैं, श्योर्स डॉक्यूमेंट से। श्योर्स डॉक्यूमेंट में आपको वो इनवॉइस या बिल या कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, ठीक है ना, रेसीट, वो इस वाउचर के साथ अटैच होगी। तो अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ट्रुथफुलनेस को चेक करना है तो हम वाउचर भी दिखाएंगे और साथ में जो उसके साथ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं उनको भी दिखा के उसकी ट्रुथफुलनेस को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो वाउचर में ऑल्सो सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर। बोलो बात आगे समझ में? यस सर। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? कल खत्म हो जाएगा बेटा, श्योरली। ये चैप्टर हम कल ओवर कर देंगे और मंडे से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर मैं ओवर करूँगा। अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि सर अभी थ्योरी पार्टी कंटिन्यू रहने दो, वही चाहते हो ना सब? एक बच्चे की बात नहीं करूँगा, 2 बच्चे। अच्छा, यस सर। और नारी शक्ति क्या कह रही है हमारी? सर जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा हो। तो पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर 2 चैप्टर बचे हैं थ्योरी के 2 चैप्टर बचे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपके यूनिट टेस्ट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट में स्टार्ट कराऊंगा तो आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा बुक में, बिल्कुल। हालांकि थ्योरी में भी साथ चलना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में फिर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, होमवर्क अच्छा खासा मिलेगा। तो एक बार यूनिट टेस्ट ओवर हो जाए, 27 को है ना आपका अकाउंट्स का पेपर? यस सर। यस सर। हाँ, तो 27 तक हम जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जैसे ही आपका यूनिट टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन, फिर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट ही है। अब ये जो 5 to 6 चैप्टर्स हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर्स अगर आपके साउंड हो गए अच्छे से, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी माइंड में, तो फिर प्रैक्टिकल पार्ट में जो आनंद आपको आएगा उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ दैट हैप्पीनेस। तो आज का लास्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन श्योर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन श्योर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स? इम्पॉर्टेंट। बिना मेरे कहे डिस्टिंक्शन के जितने भी टॉपिक आएंगे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। तो श्योर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स 2 कॉलम बना दिए। श्योर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ अ सपोर्ट टू द वाउचर। श्योर्स डॉक्यूमेंट वाउचर के लिए सपोर्ट होता है, इट इज़ अ सपोर्ट फॉर द voucher, and voucher is supported by source documents। बोलो क्लियर है पॉइंट? voucher is supported by source documents। यस सर। सेकंड पॉइंट, it is not prepared to record transaction। source documents के बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। it is on the basis of source documents entries are not recorded in the books of accounts। तो it is not prepared to record transactions। वाउचर्स के बारे में क्या रहा है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यानी ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स। बोलो क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट है, श्योर्स डॉक्यूमेंट में लिख रहा है वो, इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। श्योर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजेक्शन की फुल डिटेल होगी, कौन कौन से आइटम्स परचेज किए, कितनी क्वांटिटी परचेज की, रेट क्या थे, टोटल अमाउंट क्या था, कितना डिस्काउंट मिला, कितना टैक्स चार्ज हुआ, हैंडलिंग चार्जेस कितने थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या थे, सब सारी डिटेल्स श्योर्स डॉक्यूमेंट में आएगी। वाउचर में ये डिटेल नहीं आती। वाउचर में तो हमें केवल यही बताया जाता है कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो देखो वाउचर में इट पुट्स एम्फेसिस ऑन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। द फुल डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट स्टेटेड इन द
वाउचर। वाउचर में कंप्लीट डिटेल्स नहीं आती, वाउचर में केवल जो अकाउंट डेबिट किया जाना है और जो अकाउंट क्रेडिट किया जाना है और एक सिंपल सी नरेशन यानी ट्रांजैक्शन की समरी, दैट्स ऑल। हम ये 3-4 चीज़ें ही वाउचर में स्टेट करते हैं। अगर फुल डिटेल्स देखनी है तो वाउचर के साथ जो श्योर्स डॉक्यूमेंट अटैच है उस श्योर्स डॉक्यूमेंट को आपको रीड करना चाहिए। बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. फोर्थ पॉइंट है इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। श्योर्स डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्योंकि देखो ये एविडेंस क्यों बना, वाउचर एविडेंस क्यों नहीं है, श्योर्स डॉक्यूमेंट ही एविडेंस क्यों है? देखो मेन एविडेंस तो श्योर्स डॉक्यूमेंट ही है। क्यों? वाउचर तो अकाउंटेंट बनाता है, तो अकाउंटेंट चाहे कितने ही वाउचर बना ले, उसके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। अकाउंटेंट चाहे कितने ही वाउचर बना ले। अब मान लो अकाउंटेंट ने 10 वाउचर बनाए, उसमें से एक वाउचर जो है उसने फॉर्ज बना रखा है, वो जेन्युइन वाउचर नहीं है, और ऑथराइज पर्सन क्योंकि वो एक बिजी पर्सन होता है तो अकाउंटेंट उन 10 वाउचर के बीच में कहीं ना कहीं वो वाउचर भी रख देगा, और ऑथराइज पर्सन मान लो आंख मूंद के सिग्नेचर कर रहा है कि भाई ये तो अपना जो पर्सन है ये तो लॉयल ही है, उसने फटाफट सारे वाउचर साइन कर दिए, तो एक फॉर्ज जो वाउचर था वो भी साइन हो गया। यस और नो? Yes, sir. तो वाउचर इतना साउंड प्रूफ एविडेंस नहीं है फ्यूचर रेफरेंस के लिए जितना श्योर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि श्योर्स डॉक्यूमेंट कौन इश्यू करता है? ऑथराइज पर्सन खुद बनाता है अपने हाथ से, जबकि वाउचर अकाउंटेंट बनाता है। और एक एक वाउचर साइन करवाने नहीं जाता अकाउंटेंट, 10-15 वाउचर, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वाउचर्स लेके ऑथराइज पर्सन के पास जाएगा और कहेगा सर सिग्नेचर कर दो। अब ऑथराइज पर्सन बिजी चल रहा है तो या तो वो कहेगा बाद में ले लेना, रख दो यहाँ पे टेबल पे, और अगर वो जल्दी में मान लो आउट स्टेशन जाना है उसको तो फिर फटाफट साइन करेगा। तो इसलिए सब जो श्योर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एविडेंस के तौर पे काम आते हैं। तो इट इज़ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, श्योर्स डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या बताता है? इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। यानी वाउचर के बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने रिकॉर्डिंग की है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि वाउचर में हम क्या स्टेट करते हैं? विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन आपने करेक्टली रिकॉर्ड की है या नहीं की। तो एविडेंस कौन सा है? श्योर्स डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। और वाउचर क्या है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। वाउचर इज नॉट एन एविडेंस, वाउचर एविडेंस नहीं है। एविडेंस यानी ट्रांजैक्शन की अगर जेन्युइननेस को चेक करना है तो यू हैव टू चेक द श्योर्स डॉक्यूमेंट एंड नॉट द वाउचर। अगर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को चेक करना है कि रिकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है तो यू हैव टू चेक द वाउचर। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर और कोई भी इनमें डिफरेंस का पॉइंट बन सकता है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्किप कर गए बुक के अंदर, कैसे करके समझ में नहीं आया मेरे को। एक पॉइंट और लिख लो आप लोग, फिफ्थ पॉइंट और लिख लो। आप लिखो श्योर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, श्योर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। श्योर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। श्योर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिया सबने? Yes, sir. और Yes, sir. वाउचर में लिखो वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट, वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय बोथ अकाउंटेंट एज वेल एज ऑथराइज्ड पर्सन। वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट and signed by both accountant as well as authorized person। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स। 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कैश वाउचर्स और एक होते हैं नॉन कैश वाउचर्स। उनके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे 100% श्योर। इस चैप्टर की कल लास्ट डेट है, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का कल, ठीक है? Okay students, have a good day to all of you. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome beta, welcome.